मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो हम सभी उर्वरक डालते हैं, फास्फोरस वाला भी डालते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, और उसके साथ साथ हम जिंक भी देते हैं। जिंक का बड़ा महत्व है धान के केस में। वैसे तो सभी फसलों के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर हम धान की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इसकी कमी से खैरा रोग होता है। तो जिंक देना भी जरूरी है और हमको शुरुआत की अवस्था से देना चाहिए। नर्सरी में भी हमें जिंक देना चाहिए और रोपाई में जब हमारी फसल है उसमें भी हमें देना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि जब हम फास्फोरस और जिंक को एक साथ मिला के देते हैं तो एक इंसॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है जो पानी में घुलता नहीं है। ये जिंक फास्फेट कंपाउंड होता है। तो पहले मैं आपको बताऊं ये कंपाउंड बनता कैसे है। जो भी हम फास्फोरस की खाद दे रहे हैं, चाहे एनपीके दें, चाहे हम डीएपी दें, कोई भी हम खाद देते हैं जिसमें फास्फोरस है, तो इसमें जो फास्फोरस होता है वो निकल करके आता है, फास्फेट आयन होते हैं। और जो हम खाद देते हैं जिंक वाली, उससे जिंक निकलता है। तो जिंक सल्फेट हम देंगे तो इससे क्या निकलेगा, जिंक निकलेगा पानी में घुल करके, और ये फास्फेट आयन होते हैं। और ये दोनों मिलकर के मिट्टी के अंदर जिंक फास्फेट बना लेते हैं। इसका ये केमिकल फार्मूला है। तो ये जिंक फास्फेट जो होता है पानी में घुलता नहीं है। जब ये पानी में घुलेगा नहीं तो पौधों को मिल नहीं पाएगा। अब कैसे हम करें, क्योंकि ये तो मिट्टी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो इसको अगर हम मिक्स कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी फास्फोरस खाद के साथ कौन सा जिंक मिलाएं? तो देखिए, ऐसी स्थिति में हमको जो चिलेट वाला जो जिंक होता है वो हमें मिलाना चाहिए। तो अगर हम फास्फोरस खाद के साथ इस चिलेट जिंक को मिला दें तो ये जो चिलेट जिंक होता है वो ईडीटीए के रूप में होता है। ईडीटीए के ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, उसमें ये फिक्स रहता है और ये फिर ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, ये ऐसे ही रहता है ईडीटीए। और पौधे की जड़ें भी इसको ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धीरे धीरे ये पानी में घुलता है या टूटता है। वैसे तो अधिकांश मात्रा पौधों की जड़ें इसको ऐसे ही ले लेती हैं। तो ये फास्फोरस के संपर्क में आ ही नहीं पाता। तो इन दोनों का कोई संपर्क नहीं हो पाता, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस कारण से ये कंपाउंड नहीं बन पाता। तो इसका मतलब कि पानी में फास्फेट भी रहेगा और ये ईडीटी या जिंक भी रहेगा और जड़ें इसको लेती रहेंगी। तो अगर हमको मिलाकर के देना है जिंक, एक साथ सारी खादें देनी है, तो वहां ईडीटीए चिलेट वाले जिंक को आप प्रयोग कीजिए। आप इसको एनपीके के साथ मिला लीजिए, डीएपी के साथ मिला लीजिए, एसएसपी के साथ मिला लीजिए। ये रिएक्शन नहीं करेगा, तब आप इसको रोपाई के समय डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने रोपाई के समय डालना है और ये चिलेट वाला जिंक नहीं है तो फिर पहले फास्फोरस वाला उर्वरक दे दीजिए, फिर रोपाई के बाद 1 हफ्ते बाद जिंक सल्फेट को आप डाल सकते हैं। तो जिंक सल्फेट अगर आपको डालना है तो दोनों के समय में अंतर रखिए। पहले फास्फोरस वाली खाद दे दीजिए, उसके 1 हफ्ते बाद जिंक वाली खाद दे दीजिए, बिखेर दीजिए। लेकिन चूंकि समस्या है कि धान के खेत में फर्टिलाइजर डालना बहुत मुश्किल होता है, पानी भरा हुआ है, रोपित धान है, ट्रांसप्लांटेड राइस है, उसमें चलना मुश्किल है, तो किसान भाई यही प्रयास करते हैं कि एक बार में सारी खाद चली जाए। तो ऐसी स्थिति में चिलेट जिंक बहुत अच्छा काम करेगा, ये फिक्स भी नहीं होगा और फास्फोरस भी पूरा मिलेगा और जिंक भी उसको प्रॉपरली मिलेगा। तो अगर आपको मिलाना है तो आप चिलेट वाला जिंक मिलाइए, उसको मिला सकते हैं। लेकिन जो सल्फेट वाला जिंक है, चाहे वो 33% वाला आता हो, ये 33% में भी आता है और 21% में भी आता है, इसको नहीं मिलाना है। 33 और 21 वाला नहीं मिलाना है, ये सल्फेट में होता है। जो ईडीटीए जिंक होता है ये 12% वाला होता है, इसको आप मिला सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए अगर धान में आप डीएपी डाल रहे हैं और उसी समय आप जिंक डालना चाहते हैं तो चिलेट जिंक को आपस में मिला लीजिए, दोनों खाद को मिला सकते हैं। लेकिन जो अगर सल्फेट वाली खाद है, जिंक सल्फेट है 21 वाली या 33 वाली, उसको आपको नहीं मिलाना है, ना डीएपी के साथ, ना एसएसपी के साथ, ना एनपीके के साथ। कोई सी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस हो, दोनों का फिजिकल मिक्सचर बना के नहीं करना है, क्योंकि जब मिक्स करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा और रिएक्शन होकर के ये कंपाउंड बनेगा। तो मिट्टी के अंदर ये कंपाउंड ना बने, क्योंकि ये इंसॉल्युबल है, अघुलनशील है, पौधों को नहीं मिल पाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, चिलेट वाला जो जिंक है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप फास्फोरस के साथ कोई जिंक मिलाना चाहते हैं तो चिलेट वाला जिंक है जिसको आप मिला सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो जो आप फास्फोरस और जिंक का, चूंकि न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से जैसे मैंने आपको बताया धान में जिंक बहुत जरूरी है, इसकी कमी से खैरा रोग होता है, तो जिंक भी देना जरूरी है शुरुआत से ही, और नर्सरी से ही जिंक हमें देना चाहिए। नर्सरी तैयार हो रही है तो जिंक का स्प्रे कर देना चाहिए हमको, अगर हमने नर्सरी में नहीं दिया है। इसी तरह से जब हम रोपाई कर रहे हैं वहां भी जिंक देना जरूरी है, क्योंकि खैरा अगर रोग हो गया धान के अंदर, उसमें भूरे रंग के धब्बे पड़ेंगे, पत्तियों पे लंबे स्पॉट्स धारियां पड़ जाएंगी और पौधा छोटा रह जाएगा, कल्ले नहीं निकलेंगे,
बढ़वार नहीं पकड़ेगा, पौधा स्टंटेड छोटा रहता है, ड्वार्फ रहता है, और ऐसी स्थिति में फिर बालियां नहीं निकलती, निकलती में बहुत छोटी रहती है, उसमें दाना नहीं बनता, और ये पूरे खेत में पूरा जब समस्या आती है तो उपज बहुत ही कम मिलती है। बाद में अगर हम जिंक डालते भी हैं तो उसका कोई लाभ उतना विशेष नहीं मिलता, क्योंकि शुरुआत से ही फसल बैठ जाती है। तो हम शुरू से ही पूरा ध्यान दें, फास्फोरस पे भी ध्यान दें और जिंक पे भी ध्यान दें। दोनों का सल्फेट वाली खाद का फास्फोरस के साथ नहीं मिलाना है, चिलेट वाले को हम मिला करके दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से देंगे तो निश्चित रूप से फास्फोरस भी मिलेगा और जिंक भी मिलेगा। तो धान की रोपाई के समय इस बात को ध्यान रखें कि फास्फोरस के साथ सल्फेट ना मिलाएं, लेकिन चिलेट वाला जिंक मिला करके हम दे सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।